ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा, जो हमारे साथ स्टूडियो में बैठी हुई हैं। आप लोगों के सवाल भी लेंगे, उनका जवाब भी गौरी से पूछेंगे। लेकिन इस बीच एक मुद्दा जो कई बार अक्सर लोग पूछा करते हैं और परेशान भी होते हैं, वह है कि इनकम टैक्स का नोटिस है। नोटिस आता तो हर कोई घबरा तो जाता ही है, और इस घबराहट का फ़ायदा जो है कई बार फर्जीवाड़ा करने वाले लोग उठाते भी हैं लोगों से। और करते क्या है, कई बार नकली इनकम टैक्स का नोटिस भेज देते हैं और फिर उनसे पैसे ऐंठ लेते हैं। तो बिल्कुल आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नोटिस जब भी आए तो एक बार ज़रूर चेक करिए कि इनकम टैक्स का ये जो नोटिस है ये असली है या नकली। अब आप पूछें कि चेक कैसे करें, तो गौरी से पूछ लेते हैं, चूँकि इनके पास कई सारे क्लाइंट आते भी रहते हैं। गौरी, ऐसा होता है कि नकली इनकम टैक्स नोटिस आ जाता है? देखिए, बिल्कुल होता है। हम पिक्चरों में अक्सर देखते हैं कि किसी के साथ ऐसा स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया, और ये डेफिनेटली होता है। इसी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बहुत अच्छा प्रोविज़न निकाला है कि कोई भी नोटिस पे एक नंबर होगा, यूनिक नंबर, जिसको डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं। तो जब आपके पास कोई नोटिस आता है, आप उसको चेक करिए ऑनलाइन पोर्टल पे जाके। सबसे पहले तो जब आप पोर्टल पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे, तो आपके पोर्टल पे ही आपको सारी जानकारी अपने पैन से रिलेटेड, आपको पहले कितने नोटिस आए, उसका आपने क्या जवाब दिया, कितनी डिमांड है, वो सारी जानकारी आपको अपने पोर्टल पे बहुत आसानी से मिल जाती है। अगर आपने कभी रजिस्टर भी नहीं किया अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे, यानी कि आप कभी रिटर्न ही नहीं भरते, कई लोग ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस भी कर देते हैं और रिटर्न नहीं भरते, पोर्टल पे उन्होंने लॉगिन ही नहीं बनाया है, उनको नोटिस आता है, चाहे वो नॉन फाइलिंग का हो या किसी और सेक्शन में हो। तो उस केस में आप ऑनलाइन जाके पोर्टल पे जाके बिना लॉगिन करे भी आप डॉक्यूमेंट का आइडेंटिफिकेशन नंबर और कुछ और डिटेल्स डाल के चेक कर सकते हैं कि वो जो नोटिस है वो जेन्युइन है कि नहीं। तो आजकल कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई रैंडमली फ़ोन करे या नोटिस भेजे और आपसे पेमेंट ले ले। जब तक आप उसको वेरीफाई नहीं कर लेते कि वो जेन्युइनली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से है कि नहीं, आपको उस नोटिस का जवाब नहीं देना। और ऑनलाइन पोर्टल पे, आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे सब कुछ अवेलेबल है, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको कभी कोई अलग से मेल करके या आपसे फ़ोन पे आपसे कोई डिस्कशन कर रहा है। सब कुछ आपके ऑनलाइन पोर्टल से ही ज़रूरी है होना। अच्छा, एक और चीज़ कि ये तो जो गौरी ने बताया, इस तरह से देख लीजिएगा जो नोटिस आया उसका आपका ऑनलाइन पोर्टल पे है कि नहीं है। और वैसे मोटा मोटी जो हम लोग मान के चलते हैं, जैसे ही नोटिस आया और कोई फ़ोन करके पूछे कि आपके पास से नोटिस आया क्या, आ गया तो आइए मुझसे मिलने के लिए, इस टाइप से कोई बात करो, समझिए जरूर कुछ फर्जीवाड़ा है। ये भी काफ़ी बिल्कुल वैसे ही ज़्यादातर चीज़ें आजकल फेसलेस हैं। आपको डिपार्टमेंट में ऐसे कोई फ़ोन करके बुलाता नहीं है, और आपको ऑनलाइन ही जवाब देना बेहतर रहता है, ताकि आपका एक प्रूफ रहे, एविडेंस रहे कि आपने क्या जवाब दिया है और डिपार्टमेंट की ओर से क्या जवाब आया है, और वो सारी जानकारी। तो जितना कम्युनिकेशन ऑनलाइन होगा, पोर्टल के थ्रू होगा, उतना वो ही बेटर है, और तरीका भी वही है। अब वो ज़माने चले गए जब फिजिकल फेस टू फेस जाके सब कुछ होता था। चलिए, तो ये है आपको असली और नकली इनकम टैक्स के नोटिस को पहचान करने का तरीका। अब चलते हैं वडोदरा, लेते हैं सवाल हेमंत पुरंदरे साहब का। हेमंत साहब, नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते लक्ष्मण जी। नमस्ते। नमस्ते, बताएं क्या उलझन है? लक्ष्मण जी, मैंने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब से वीआरएस लिया है। अच्छा। और जो रिटायरमेंट सेटलमेंट की जो अमाउंट मिली है, उसे अगर मैं मेरी वाइफ जो कि होम मेकर है और टैक्स पेई नहीं है, उनके नाम पर इन्वेस्ट करता हूँ, तो मेरी टैक्स लायबिलिटी और मेरे वाइफ की टैक्स लायबिलिटी क्या बनेगी? जी, तो देखिए, जो इनकम टैक्स प्रोविजंस हैं उसमें एक सेक्शन है अलग से जो क्लबिंग के ऊपर है, जहाँ पे कुछ रिलेटिव से तो अगर आपको कोई भी गिफ्ट मिलता है तो एग्जेम्प्ट मानी जाती है, लेकिन अगर वो क्लबिंग प्रोविजंस में फॉल करता है तो जो स्पेसिफाइड लोग हैं उनके बीच में अगर कोई लेन देन होता है तो उसमें क्लबिंग के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं, जिसमें हस्बैंड और वाइफ एक कैटेगरी है। तो अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को कुछ भी अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं एज गिफ्ट, तो उस अमाउंट पे वाइफ की जो भी इनकम हो रही है, यानी कि आपने उनको पैसे दिए, उन्होंने एफडी कराई, एफडी का इंटरेस्ट आपकी इनकम में क्लब हो जाएगा। आपने उनको पैसे दिए, उन्होंने घर खरीदा, उससे रेंट आ रहा है, वो रेंट आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। आपने उनको पैसे दिए, उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी, उसको बेच दिया, कैपिटल गेन आपको देना होगा। तो यानी कि ऐसा माना जाएगा वो आप ही का पैसा है। लेकिन इस पैसे को इन्वेस्ट करके जो इंटरेस्ट उन्होंने कमाया, उस इंटरेस्ट को जब वो री इन्वेस्ट करेंगी,
उस पे आपको टैक्स नहीं देना होगा। यानी कि आपने जैसे उनको घर लेके दिया, रेंटल इनकम आई, आपकी इनकम हो गई, उस रेंटल इनकम को उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया और उस पे इंटरेस्ट आया, वो उनकी इनकम हो गई। तो बेसिकली जो आप उनको अमाउंट देंगे वो ऐसा माना जाएगा कि वो आप ही का पैसा है, इररिस्पेक्टिव कि वो वर्किंग है या वो नहीं है। हस्बैंड और वाइफ में यही प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप वाइफ के नाम पे कुछ पैसा टैक्स बचाने के लिए करना चाहते हैं तो कोई बेनिफिशियल आपके लिए ज़्यादा होगा। अदरवाइज आप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि इसमें एक और चीज़ होता है ना कि आप अगर घर खर्च के तौर पे वाइफ को दे देते हैं पैसा और वाइफ उसमें से कुछ पैसा बचा के इन्वेस्ट करती है तो फिर उस पर टैक्स लायबिलिटी आपकी नहीं बनती। बिल्कुल बिल्कुल, उसको पिन मनी बोलते हैं, जो वाइफ को घर चलाने के लिए पैसा हस्बैंड्स देते हैं, उसमें से वो छोटा छोटा अमाउंट सेव करके। बट इसमें कैच ये है कि ये जस्टिफाइड अमाउंट होना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते आपने 10 करोड़ इकट्ठे करके रख लिया। तो ये ध्यान, हालांकि पिन मनी पे हम लोगों ने कई सारे शोज भी किए, आप पिछले एपिसोड को देखें तो डिटेल में उस पर हमारे गेस्ट के साथ चर्चा भी हुई है। तो एक तरीका होता है, टैक्स बचाने का तरीका ना कहें, ये एक तरह से सेविंग हैबिट्स का एक फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन जैसा कि कहा गौरी ने कि जानबूझकर टैक्स बचाने के लिहाज से मोटी रकम दे देंगे तो फिर बाद में टैक्स डिपार्टमेंट वाला भी पीछे पड़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलते हैं भोपाल, जहां से संजय मंगल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय जी नमस्कार। हाँ नमस्ते लक्ष्मण जी, मेरा क्वेश्चन ये है जी कि नमस्ते। मैंने एक प्लॉट लिया था, उसको मैं अब बेच रहा हूँ, तो उसके बेचने के बाद जो मेरे पास अमाउंट आ रहा है वो मैं अपनी बेटी को गिफ्ट दे रहा हूँ, और मेरी बेटी उस गिफ्ट वाले अमाउंट से अपने लिए कुछ अपार्टमेंट ले रही है। तो क्या एलटीसीजी में बेनिफिट हमारा होगा कि नहीं होगा? ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप क्योंकि प्लॉट बेच रहे हैं तो आपके लिए जो सेक्शन अप्लाई होता है वो है सेक्शन 54F, जिसके अंदर आपको सारी जो प्रोसीड्स हैं आपकी सेल की वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करनी होती है। अब अगर आप लॉ को पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज़ पे क्लैरिटी नहीं है कि आप अपनी डॉटर के नाम पे भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो लॉ को पढ़ने से ये क्लैरिटी आपको मिलेगी नहीं। लेकिन अगर आप कुछ जजमेंट्स देखेंगे तो कई बार बहुत सारे कोर्ट्स ने जो जजमेंट्स हैं वो एसएससी के फेवर में पास की हैं। अगर उन्होंने कभी अपने वाइफ के नाम पे या डॉटर के नाम पे कोई घर खरीदा है टैक्स बचाने के लिए और उन्होंने ये कहा है कि ये जो प्रोविज़न है ये एसएससी के लिए बेनिफिशियल प्रोविजंस के लिए हमने जो है उसको निकाला है, और इसमें ये इंटेंशन देखी जाएगी। अल्टीमेटली आपने घर लिया है, आपने बेटी को दिया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप जजमेंट्स देखेंगे तो आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिट इसमें है। बट अगर आप लॉ पढ़ेंगे तो क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप अपनी डॉटर के नाम पे ये लेते हैं, हो सकता है आपको बाद में इसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़े प्रूफ करने के लिए कि ये जो प्रोविज़न है ये हमें इसका बेनिफिट देता है, क्योंकि लॉ में क्लैरिटी नहीं है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि कहीं पे रिस्ट्रिक्शन है, तो ये थोड़ा सा ग्रे एरिया है, इस पे हम जजमेंट का ही बेस ले सकते हैं। चलिए संजय जी, कंफ्यूजन दूर हो गया? हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी। जी धन्यवाद। फिर से कोई दिक्कत तो आ गई भी तो आप बताइएगा, टैक्स गुरु में आइएगा, हम लोग आपके सवालों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे अगर कोई क्रिटिकल इलनेस से परेशान है तो उसके इलाज पे जो खर्च होता है उसके एवज में आप कुछ टैक्स छूट पा सकते हैं। आखिर कैसे, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।